Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the bond parameter. In the last two lectures, we discussed about the bond length and bond angle. In this today's lecture, we are going to discuss about the बॉन्ड एनर्जी. ओके, वन बाय वन हम जो पैरामीटर्स देख रहे हैं उसमें से थर्ड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एनर्जी. तो इस लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. बॉन्ड एनर्जी क्या है और कौन कौन से फैक्टर उससे अफेक्ट करते हैं. ओके, तो पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट देखेंगे. ओके, तो बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type and separate the bonded atom in the gaseous state. ओके, तो बॉन्ड एनर्जी किससे बोलते हैं? तो बॉन्ड एनर्जी है रिक्वायर्ड एनर्जी. ओके, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल बॉन्डेड एटम्स. ओके, के बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल लेते हो और उसके एटम्स को अगर आप सेपरेट करते हो, ओके, बॉन्ड ब्रेक करके, जो भी मॉलिक्यूल है, सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी. ओके, तो ए एंड बी का जो बॉन्ड है, तो अगर आपने 1 मोल ए बी लिया, ओके, और उससे ब्रेक करने के लिए, ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, okay, that require energy is known as a bond energy. Okay, 1 mole जो ए बी है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, इट इज नोन एज अ बॉन्ड एनर्जी. आई बात समझ में? तो अगर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. देन ऑल्सो वी कैन गिव अनदर डेफिनेशन फॉर दैट. ओके, तो वो डेफिनेशन क्या होगी? तो बॉन्ड एनर्जी कैन ऑल्सो be defined as the amount of energy released when 1 mole of bond is formed between gaseous atoms. ओके, कि आप किसी भी एटम को गैसियस फॉर्म में लो. ओके, और जब वो 1 मोल एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके, तब जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओके, बिटवीन गैसियस एटम. दिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एनर्जी. ओके, तो अगर आपको 1 मोल गैसियस एटम के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करवानी है और तब जो एनर्जी रिलीज होती है उससे भी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. या फिर आपके पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उससे लेके आप उसका 1 मोल लेके उनके बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना हो,
ओके अगर आपके पास कोई 1 मोल मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना हो और उसे आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना हो, गैसियस स्टेट के एटम में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। ओके मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या फिर बॉन्ड फॉर्म होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बॉन्ड एनर्जी। ओके बॉन्ड ब्रेक होने के लिए अगर किसी चीज को आपको ब्रेक करना है, देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स और यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, राइट, तो उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और कोई चीज अगर फॉर्म होती है तो वो खुद से एनर्जी रिलीज करेगी, तो उसी को भी क्या बोलते हैं, मतलब अगर आपको सपोज के कोई भी NaCl हो सपोज, ओके उस 1 मोल NaCl को आपको फॉर्म करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी जो चाहिए होगी उतनी ही एनर्जी तब चाहिए होगी जब 1 मोल NaCl को आपको ब्रेक करना हो। ओके मतलब जब फॉर्म करते हो तब एनर्जी रिलीज होती है, जब ब्रेक करते हो तब एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन जब भी आप 1 मोल एटम लोगे तो उसके लिए जो रिलीज एनर्जी होगी या एब्सॉर्ब एनर्जी होगी वो सेम होगी और वही एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। ओके क्लियर हो गया इतना ना। जो ये बॉन्ड एनर्जी है वो एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है, कौन से वो देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एक और भी नाम से जाना जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन कितने बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट इज नोन एज अ बॉन्ड एनर्जी। ओके मतलब जब भी आप बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो आपको 1 मोल को ध्यान में रख के बात करनी होगी। ओके जो बॉन्ड एनर्जी है तो ऑब्वियस है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। सही है, मोल मतलब पर मोल जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को मतलब किलो जूल पर मोल। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, किलो जूल पर मोल एनर्जी उसका यूनिट हो जाएगा। ओके एंड अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोल सकते हो आप। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ओके जितनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब कि वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 फैक्टर के बारे में कि कौन सा फैक्टर क्या इफेक्ट शो करता है। ओके कौन से फैक्टर से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, कौन से फैक्टर से बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं एटॉमिक साइज ऑफ एटम। ओके चलो अगर आपके एटम की साइज कम है, ओके अगर आपके एटम की साइज कम है तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा, शॉर्ट बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके अगर आपके एटम की साइज स्मॉल है, स्मॉलर द साइज of bonded atoms,
तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी कम, मतलब शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। और अगर बॉन्ड लेंथ कम है देन हमें पता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। सही, हमने आगे भी बात की थी कि अगर आपके पास एक बड़ी लकड़ी हो, ओके, और एक आपके पास छोटी लकड़ी हो, उन दोनों में से ब्रेक करना, बड़ी लकड़ी को भी ब्रेक करना इजी होगा। सही है, तो थिकनेस दोनों की सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कम एफर्ट से भी वो ब्रेक हो जाएगी, जबकि छोटी लकड़ी के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, बॉन्ड लेंथ एंड हैंस स्ट्रॉन्गर will be the bond. So it required high bond energy. ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ओके, कि जितना आपका एटम छोटा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। ओके, आई बात समझ में, ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। सपोज कि आपके पास बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी फॉर Cl bond energy for the Br bond, and bond energy for the आयोडीन बॉन्ड। ओके, ये 3 मॉलिक्यूल है, आयोडीन I2 Br2 Cl2 मॉलिक्यूल है, उनके बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। अब यू नो दैट कि I की जो साइज है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साइज है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो इसकी सबसे कम होगी, और इसकी साइज छोटी होने की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, चलो नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी increases, bond dissociation energy increases with multiplicity of bond, multiplicity of bond। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसी वजह से उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। मीन्स बॉन्ड एनर्जी फॉर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ कार्बन का एग्जांपल लिया है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, तो वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ऑल्सो इट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी फॉर द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उससे भी ज़्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी। ओके, मीन्स मल्टीपलिसिटी, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होंगे उतना ही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो थर्ड वन है बॉन्ड एनर्जी decreases, bond energy decreases with the increase in number of lone pair
ऑन द बॉन्डेड एटम। ओके, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा, ओके, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लोन पेयर बढ़ने से क्या होता है, तो लोन पेयर बढ़ने से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होना है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, लोन पेयर इंक्रीज होने से बॉन्ड पेयर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब आपके पास सपोज कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हो, आपके पास है, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक CC बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक NN बॉन्ड, ओके, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू OO बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक FF बॉन्ड। ओके, फ्लोरीन का जिसके पास तो कितने हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 3 लोन पेयर है। ओके ना, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब सबसे कम होगी इसकी। क्यों? इसके पास 3 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी CC बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उससे कम NN बॉन्ड को लिए, फिर OO और फिर FF। ओके, मतलब अगर लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है तो बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए होगी, अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी increases with the increase in difference of electronegativity. Okay, or you can say that with the increase in पोलैरिटी। ओके, कि पोलैरिटी इंक्रीज होने पे आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इंक्रीज इन अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन अ पोलैरिटी। ओके, चलो सपोज आपके पास है बॉन्ड between HF, bond energy for the HCl, bond energy for the HBr, and bond energy for the HI। ओके, चलो ना, यहाँ पे आपको पता है कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HCl। HCl से भी कम डिफरेंस होगा फॉर द HBr, एंड उससे भी कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन द HI, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। तो ऐसी कंडीशन में HF बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी HCl के लिए, उससे कम होगी HBr के लिए, और उससे कम होगी HI के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। ओके, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट फैक्टर है आपका बॉन्ड फॉर्म्ड between hybrid orbitals is stronger than the bond formed between pure atomic orbitals। ओके, चलो, अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग है,
तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा हो जाएगी. सो वी कैन से दैट कि bond energy for hybrid orbital is greater than that of the bond energy for the normal ऑर्बिटल. ओके, नॉर्मल ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उससे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब आपको किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, तो उससे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो ज़्यादा होगी. ओके, उसी के साथ एक रिलेटेड है, वो पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि बॉन्ड strength is more for a more directional bond. ओके, डायरेक्शनल बॉन्ड क्या होता है, तो जब कोई ऐसी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट हो जो ज़्यादा मतलब क्या शो करती हो, डायरेक्शन शो करती हो. जैसे कि आपका एस ऑर्बिटल है, उसका शेप होता है स्फीयर, तो उसमें कहीं भी डायरेक्शन मेंशन नहीं की जाती है. ओके, लेकिन अगर आप पी की बात करो तो उसका शेप है डम्बल शेप. ओके, अगर पी एक्स होगी, पी वाई होगी, पी जेड होगी, तो वो डिफरेंट एक्सिस के थ्रू डिफरेंट डायरेक्शन शो करेगी. ओके, तो डायरेक्शनल जो बॉन्ड होते हैं, ओके, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, और ये जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो कैसे आता है, तो पी कैरेक्टर से आता है. ओके, डायरेक्शनल वाला कैरेक्टर कैसे आता है, तो पी कैरेक्टर आता है. मोर पी कैरेक्टर, वी कैन से दैट मोर पी कैरेक्टर आर मोर डायरेक्शनल. ओके, अगर डायरेक्शनल ज़्यादा है तो बॉन्ड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और उस बॉन्ड को आपको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ज़्यादा होगी. ओके, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसे ब्रेक करने के लिए जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा आपका, तो यू रिक्वायर्ड हाईएस्ट एनर्जी फॉर द sp3 बॉन्ड. ओके, दोनों sp3 के बीच में बॉन्ड होगा तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp एज कम्पेयर टू ओनली सिंपल pp sp एंड ss. ओके, तो इस तरह से जो हमारे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कौन सी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, वो पहले बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके बाद आपको ये आइडिया आ जाएगा बहुत अच्छे से, मतलब sp3 क्या है, कैसे कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, किसे बोलते हैं sp3 किसे बोलते हैं sp2. ओके, तो यू विल गेट मोर आइडिया रिलेटेड दिस टॉपिक आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो मतलब कि जैसा पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, और उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, तो रिक्वायर्ड इस ऑर्डर में होगी. दिस ऑर्डर इज फॉर द बॉन्ड एनर्जी. ओके, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, वो है कि आपका डिसोसिएशन किस तरह से हो रहा है. ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर heterolytic fission, और यू कैन से दैट क्लीवेज. ओके, ब्रेक करना मतलब इज greater than that for homolytic fission.
होमोलाइटिक फिशन। ओके, चलो क्या है होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन वो देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है और खास तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, तो सपोज क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म होने के लिए ए एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है तो बी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। नाउ जब उससे ब्रेक करने की बात आई तो वो दो तरह से ब्रेक होता है। एक तो बीच में से ए बी बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके, बीच में से मतलब जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए थे वो उन्हें वापस मिल गए, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज अ होमोलाइटिक फिशन। ओके, जब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जैसे शेयर किए गए थे वैसे ही उन्हें मिल गए, मतलब बीच में से क्लीवेज हुआ, बीच में से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो उसे बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। और जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की, लेकिन फिर भी बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या हुआ, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा। तो यहाँ से ए ने तो शेयर किया था, फिर भी जब बॉन्ड ब्रेक हुआ उसे कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बी ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया था लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, सही है। तो उसे क्या बोलते हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और फिशन। ओके, कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो क्या बोलेगा, मैं इलेक्ट्रॉन लेके ही यहाँ से अलग होऊंगा। पार्टनरशिप दोनों ने सेम की थी लेकिन फिर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ओके, तो उसे बोलते हैं हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक होते हैं या सेपरेट होते हैं, उसे बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी आपको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करना हो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कौन सा, होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके, मतलब क्या बोला गया है, तो आपकी जो एनर्जी है, ओके, बॉन्ड एनर्जी फॉर द heterolytic fission is greater than the bond cleavage as a homolytic fission। ओके, होमोलाइटिक फिशन से बॉन्ड क्लीवेज होगा, उससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब आपको हेटेरोलाइटिक फिशन करना हो तब। ओके, एंड हमारा जो लास्ट है वो देख लेते हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमने बोला कि उसका क्लीवेज करने के लिए सपोज कि आपके पास आप एक मॉलिक्यूल लो, ओके, सपोज कि आपके पास H2O है तो उसमें 2 OH बॉन्ड है, ओके, तो मतलब उसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपको मतलब क्या करना है, यहाँ पे H2O में 2 OH बॉन्ड है, ओके, तो ये दो जो OH बॉन्ड है उन दोनों के लिए जो एनर्जी होती है, ओके, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करने की बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो वो कौन सी मानी जाती है, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम काउंट करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ poly atomic molecules, the measurement of bond strength is more complicated, सही है। उसी वजह से ये जो एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, डिफरेंट। सपोज मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। ओके, H2O की बात ही करते हैं, तो पहले H2O है, गैसियस फॉर्म में है, जब आप एनर्जी दोगे उसे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम मिलेगा प्लस OH होगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो होती है 502 किलो जूल पर मोल।
ओके 502 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगेन उस OH को आपको ब्रेक करना है, ओके, एंड यू विल गेट ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड आपकी बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 427 किलो जूल पर मोल, ओके। लेकिन जब भी हम बात करते हैं, ओके, तो हम उसकी जो एंथैल्पी है उसे कैसे बात करते हैं, तो एज अ एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ओके। उसकी एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी मतलब 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 बाय 2, तो ये हो जाएगी 464.5 किलो जूल पर मोल, ओके। तो अगर आपके पास सिमिलर बॉन्ड है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि सबकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम आएगी, ओके। अगर आप CH4 का यहाँ पे एग्जांपल लेते तो उसमें तो 4 CH बॉन्ड है, तो चारों के चारों CH बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट आती है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं वो कौन सी होती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, कि उन चारों के लिए जो भी आएगी उसका एवरेज ले लो, देन यू विल गेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी। और हमेशा हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी की ही बात करेंगे। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी, सही है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए मैंने बता दिया कि कौन से फैक्टर उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, ओके, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा था साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, फिर मल्टीपल्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, ओके, फिर पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। फिर हमने देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है, पी कैरेक्टर ज़्यादा होने पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ओके। होमोलाइटिक से हिट्रोलाइटिक के लिए ज़्यादा होती है, और जो है वो हम मेज़र करते हैं वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी मेज़र करते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल पैरामीटर्स or all topics which we cover in this video regarding bond energy, okay. Now in the next lecture we are going to discuss about the last our बॉन्ड पैरामीटर विच इज अ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। बॉन्ड लेंथ पहले देखा, फिर हमने देखा उसके नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड एंगल। इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, और इन द लास्ट लेक्चर इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा लास्ट लेक्चर ऑफ द बॉन्ड पैरामीटर, जो हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का, ओके। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो and thank you for watching this video. If you having any confusion regarding this topic, then drop a message in a comment box. Thank you.